Hello students, welcome once again in the session of combination of errors। ठीक है, तो हम कर रहे थे combination of errors जिसके अंदर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले दो टॉपिक्स कर लिए थे, प्रोडक्ट और डिवीजन और रेज टू पावर समथिंग। ये तीन एक टॉपिक हमारे पास पेंडिंग है ना। है क्या ये टॉपिक, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर डिटेल में हमने डिस्कस किया कि क्या एरर होता है, किस लिए आ रहा है, कैसे रिमूव करते हैं। उसको ही कंटिन्यू करते हुए हमने उसमें देखा था कि अगर कोई क्वांटिटी है जो कि किन्हीं दो क्वांटिटी का सम है या डिफरेंस है, तो उसके अंदर किस तरह से एरर निकाला जाए। और इफ़ यू रिमेंबर तो उसके अंदर जो एरर आ रहा था डेल्टा जेड, वो आ रहा था डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। चाहे आपने प्लस करनी है क्वांटिटी, चाहे आपने माइनस करनी है क्वांटिटी, उसका कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो अब आगे चलते हैं अपन प्रोडक्ट पे कि अगर कोई क्वांटिटी लाइक z दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो, a मल्टीप्लाइड बाय b, ऐसा हो। ठीक है, अब आपको ये बताया कि एक्चुअल में a कैसे निकलेगा, a ऑब्जर्व्ड प्लस माइनस डेल्टा a, है ना। b कैसे निकलेगा, b ऑब्जर्व्ड प्लस माइनस डेल्टा b, ये करके निकलेगा, है ना। और z क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, ऐसे करके निकलेगा, है ना। और डेल्टा a कैसे निकालते हैं वो हमें आता है, डेल्टा b कैसे निकालते हैं वो हमें आता है। ये क्या है, उनके अंदर का मीन एब्सोल्यूट एरर। पर डेल्टा z ये कैसे निकालें, किसी एक क्वांटिटी के लिए एरर कैसे निकालते हैं वो हमने सीख रखा है। पर जो क्वांटिटी पहले ही किन्हीं दो एररफुल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है, समझ रहे हो बात ना। ऐसा ही कुछ प्लस में और माइनस में था कि कोई अगर एक क्वांटिटी किन्हीं क्वांटिटीज से मिलकर के बनी है जिनके अंदर खुद में कुछ कुछ एरर है, तो उन सब के एरर को कैसे संभाला जाए, उनके सब के एरर को जोड़ लिया जाए, अगर सम हो रहा है या डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है इसको आप प्लस कर दो और माइनस कर दो, बस। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन इतना ही आ सकता है, या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। ठीक है जी। अब इस बारी हम क्या करते हैं, इस z a और b को अगर एक्चुअल माने तो इन सब की ये वैल्यू मैं इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है, इन सब की ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा, दिस विल लुक लाइक z प्लस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा a, है ना, इंटू b प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसा कुछ आएगा। और यहाँ भी प्लस माइनस आएगा। अब आप क्या करके देखोगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, आप इसको मल्टीप्लाई करा लो। इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे क्या बनेगा, a इंटू बी माने ए बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, है ना। फिर आप जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, ये प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, और ये बनेगा प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखो, ये क्या है, ए बी, a इंटू बी, ये क्या है, z है, ये क्या है, z है, और यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, और यहाँ भी z है। तो इस z को इस z से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। ये भी ऑब्जर्व्ड z है और ये भी ऑब्जर्व्ड z है कि सिंपल दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करा दिया। ये क्या है, ये एक्चुअल z जिसके अंदर एरर मिला दिया, तो उसके अंदर एक्चुअल a जिसमें एरर मिला दिया और एक्चुअल b जिसके अंदर एरर मिला दिया, करेक्टेड कह सकते हैं आपने, वो ज़्यादा अच्छा वर्ड है। अब बस क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर इक्वेशन को a b से डिवाइड कर दें, a b से, या आप कहो z से। ठीक है, z से अगर आप डिवाइड कर दो, z कहो या a b कहो, कुछ भी कहो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है ना। कभी अपने ने z को a b से कट भी तो किया है। तो आप अगर इक्वेशन को दोनों साइड से डिवाइड कर दो, सपोज मैं कह रहा हूँ कि एक बार z से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा डेल्टा z ओवर z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन z लिया अपन ने तो इधर भी z लेंगे, b डेल्टा a इधर भी z लेंगे,
और डेल्टा ए डेल्टा बी, इधर भी z लेंगे। और यहाँ वाले z को मैं देखो इधर वाली दुनिया में z ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उधर वाली दुनिया में कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ए बी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी इस z को हटा करके ए बी लिख देता हूँ। पहले भी लिख सकता था, पर हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत होती शायद, तो मैंने पहले z लिखा, और क्योंकि व्हाइट बोर्ड है ना अपने पास, तो अपने इसका यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो आपके पास क्या दिख रहा है आपको, इट इज़ एविडेंट दैट कि डेल्टा z अपॉन में z इक्वल आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, इस क्वांटिटी को अपने इग्नोर कर सकते हैं। और क्यों इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज ये डेल्टा ए और डेल्टा बी का प्रोडक्ट है ना, डेल्टा ए और डेल्टा बी का प्रोडक्ट है। इट मीन्स डेल्टा ए छोटा क्वांटिटी होगी ना, छोटा सा एरर ही तो है, डेल्टा बी भी छोटी सी क्वांटिटी है। तो किसी छोटे नंबर को किसी छोटे नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर और छोटा हो जाता है ना। लाइक 0.2 को 0.3 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा, 0.06 आएगा। और उसके बाद इसके डिनोमिनेटर को देखो, इसका डिनोमिनेटर में सिर्फ बी आ रहा है, इसमें सिर्फ ए आ रहा है, इसमें ए इंटू बी आ रहा है। ए भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, बी भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, तो मतलब दोनों चीज़ें इसके फेवर में नहीं है। जो इसका न्यूमरेटर है वो छोटा है, जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो ये क्वांटिटी बहुत कम आने वाली है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिंस डेल ए डेल बी अपॉन ए बी इज स्मॉल, या कह दो वेरी स्मॉल, सो वी नेग्लेक्ट हेयर। हमने इसको, वैसे एक्चुअली में तो लेके चलना चाहिए, बट हमने इसको फिलहाल के लिए नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, बहुत छोटी है तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो आपके सामने क्या आ रहा है, ये फॉर्म बन गई है ना। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा चाहिए तो मतलब माइंड के अंदर ऐसी सिचुएशन सेट बैठती है, अच्छी लगती है कि आप इस डेल ए को पहले लिख लो, डेल बी को पीछे लिख लो, बाकी कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको क्या दिख रहा है कि जो फ्रैक्शनल एरर आएगा, वैसे एरर यहाँ भी आ गया था, बट फ्रैक्शनल एरर जो है ना वो उसकी फॉर्म बड़ी अच्छी दिख रही है आपको। जैसे वहाँ पे याद रखना आसान था कि जो एरर है वो क्या है, दोनों एरर्स के सम के बराबर है। सम में और डिफरेंस में बहुत इजीली याद रखा गया था, वैसे हमें यहाँ पे बहुत इजीली याद रखा जा सकता है। कैसे कि जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो दोनों के फ्रैक्शनल एरर के इक्वल होगा। क्लियर, मतलब कि जो क्वांटिटी, जो मेन क्वांटिटी आएगी उसके अंदर का जो एरर है वो उन दोनों क्वांटिटी के खुद के एरर के इक्वल है। सम और डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो उनके इंडिविजुअल एरर के बराबर है उसका इंडिविजुअल एरर। और अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो फ्रैक्शनल एरर है उन दोनों के फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसी तरह से जो अपने डिवीजन करेंगे तो डिवीजन के अंदर भी ये रिजल्ट आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, डिवीजन वाला भी करके देख लेते हैं। मैं अगेन हमको बता रहा हूँ कि इसके प्रूफ आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज कुछ बच्चे चाहते हैं कि उन्हें एक्सप्लेनेशन मिले, डायरेक्टली ऐसा ना मिले कि ये करवा दिया गया। तो रीज़न होना चाहिए, तो रीज़न है, बट आपको पैनिक करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज हमको बता रहा हूँ कि ये कैसे आया, और सेकेंडली अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसका अगर फॉर्मूला भी याद है तो काफ़ी हद तक आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अगर डिवीज़न की बात हो या फिर उसको आप क्वोशिएंट की बात भी कह सकते हो, माने कि अगर एक क्वांटिटी, अगर इधर लिख देता हूँ मैं, अगर एक क्वांटिटी किन्हीं दो क्वांटिटी का डिवीजन है, a डिवाइडेड बाई b है, तो इसके अंदर जो एरर आएगा वो किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, अभी अभी अपने को पता है, जैसे अपने ने भी किया था। तो अगर मैं इसको करेक्टेड फॉर्म में लिखूँ तो इसको क्या लिखूँगा, z प्लस माइनस डेल्टा z ये लिखूँगा, और इसको लिखूँगा a प्लस माइनस डेल्टा a, इसको लिखूँगा b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, अब आप मेरी बात जो मैं कर रहा हूँ उसको देखते रहो आराम से, बढ़िया तरीके से। ये बना z प्लस माइनस डेल्टा z। अब हम इसमें से अगर a कॉमन निकाल लें, क्यों निकाल रहे हैं, एक बार ये निकाल लेते हैं। वैसे कॉमन आ नहीं रहा, जानबूझ के अगर अपन निकालते हैं तो क्या करेंगे, अंदर a से डिवाइड कर दो। जब इसको a से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 बनेगा, या डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, a कॉमन आ गया तो क्या बचा 1।
यहाँ पे ज़बरदस्ती कॉमन लेना है, यहाँ पे ए है नहीं, तो इसके डिवाइड में क्या चला जाएगा ए, ताकि जब अपने ब्रैकेट ओपन करें तो ये मल्टीप्लाई होकर के सेम बन जाए। आई थिंक वेरी सिंपल स्टेप। सिमिलरली हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक इसमें। अब अपने इसको क्या लिख सकते हैं, बड़े आराम से बहुत धीरे धीरे करेंगे अपने काम, हमें कोई टेंशन कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखो ये ए अपॉन बी अलग बन जाएगा, ये ब्रैकेट ऊपर है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। इस ब्रैकेट को अगर मैं ऊपर लेकर के जाऊँ, फिलहाल इस ब्रैकेट पे पावर कितनी है 1, अगर ऊपर जाएगी तो इस पे पावर कितनी बन जाएगी, जितनी भी होती है वो पावर नेगेटिव हो जाती है। 1 है तो -1 है ना, 2 होती तो -2, 3 होती तो -3, बस इतनी सी बात है। ओके, अब क्या कर सकते हैं आपने, अब अपन ये कर सकते हैं कि आप अगर इसको देखो, किसको देखो कि ये क्या है a अपॉन बी, ये a अपॉन बी क्या है, ये है z, है ना, a अपॉन बी क्या है z है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, z लिख सकते हो, है ना, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू z, ये आया। और ये क्या बना 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और यहाँ पे एक अपने बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं, देखो वो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर अगर n हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एन एक्स, प्लस यहाँ पे क्या होती है कुछ हाइयर ऑर्डर टर्म्स आती हैं, एक्स की स्क्वायर आएगी जिसके अंदर, एक्स की क्यूब आएगी जिसके अंदर, बट अगर ये क्वांटिटी एक्स काफ़ी छोटी हो तो हम इसके आगे वाली क्वांटिटीज़ को डैश डैश लिख देते हैं और बाद में कह देते हैं कि वी आर इग्नोरिंग दैट क्वांटिटीज़। और जिनके पास मैथ्स है वो 11th के अंदर बाइनोमियल वाला चैप्टर करके आए हैं, चैप्टर नंबर 8, तो उसके अंदर आपने ये वाला एक्सपेंशन को याद भी रखा होगा, है ना। तो इस पर हम टाइम नहीं लगाते, जस्ट उसमें हमें ध्यान का रखना होता है, या ट्रिक क्या बनाते हैं अपन, अपने ट्रिक बनाते हैं कि ये जो पावर है यहाँ पे आगे आ जाएगी और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स। तो बस वही ट्रिक आप याद रखो कि ये पावर अगर यहाँ पे आगे आ जाएगी तो ये बनेगा प्लस माइनस है, तो उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराऊँ तो माइनस प्लस बन जाएगा, जस्ट इतना ही, और कुछ तो चेंज आएगा नहीं, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, साथ में कुछ एक टर्म्स बनेंगी, हम एक स्टेप के लिए दिखा देते हैं, बाद में इसको हटा देंगे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब क्या कर सकते हैं, इस z को दोनों तरफ डिवाइड करा सकते हैं, है ना, दोनों इक्वेशन को z से डिवाइड करा सकते हैं, दोनों साइड्स को, दोनों इक्वेशन को नहीं, इक्वेशन तो एक ही है, साइड्स दो हैं, अगर हम दोनों साइड z से डिवाइड करा दें, या आप सिंपली कहो इस z को इन दोनों के डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले तो एक दीवार खींच दें, बंटवारे की दीवार, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, भेज दो जी, क्या होगा z प्लस माइनस डेल्टा z, ये था, तो इसके अपोन में भी z आ गया, इसके अपोन में भी z आ गया, सामने से z चला गया, ये क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल a ओवर a, काफ़ी आराम से करा रहा हूँ मैं आपको, और 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, आया ये सब, ये क्या बना 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z। अब आप मल्टीप्लाई करो तो देखो ये 4 टर्म्स है ना, तो 4 टर्म्स ही आएंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, और इसको इससे करोगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, क्या होगा ये, और जो भी होगा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसके प्रोडक्ट को वापस से इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो आप लिखो ही नहीं, टेंशन बिल्कुल लेनी ही नहीं है अपने को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब अगर कोई टेंशन दे रहा है तो उसको अपने हटा देंगे, इस बार ही हटा सकते हैं, इग्नोरिंग डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी, इसको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ टू स्मॉल। अब आप देखो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है ना, तो ये 1 इस 1 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आया प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b, दिख रहा है आपको। तो ये आ गया हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। अब आप ये देखो कि सबसे बड़ा एरर जो फ्रैक्शनल एरर है वो मैक्सिमम कब होगा, वो मैक्सिमम तब होगा जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, मतलब कि डेल z ओवर z
कि मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये हो प्लस डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। और इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? ठीक है, जैसे माइनस वाले केस में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा था, वैसे अब डिवीजन वाले केस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम गलती कर बैठेंगे। तो ये आएगी जब इनके आगे, दोनों के आगे माइनस हो, है ना, दोनों के आगे माइनस हो, इसका मतलब अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये प्लस ही तो बच जाएगा, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यही एरर आ रहा है। अगर आपको मैक्सिमम एरर चाहिए तो आप इस क्वांटिटी को ऐड कर दो, और अगर आपको मिनिमम एरर चाहिए तो आप इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिमिलर टू दैट जो हमारे पास आ रहा था सम में। तो सम और डिवीजन, सॉरी सम में नहीं, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो कई बारी वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं। देखो मेनली अगर इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हमें ये सीखने को मिला कि अगर क्वांटिटीज़ का आपने सम किया है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपने क्वांटिटीज़ का सम किया है या आपने डिफरेंस लिए, सम या डिफरेंस की बात है, तो पहली बात तो ये है कि आपको डेल्टा जेड मिलने वाला है। डेल्टा जेड अपॉन जेड की बात अपने यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है। और ये जो डेल्टा जेड है वो कितना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इन दोनों के सम के बराबर, चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, सम में सम के बराबर और डिफरेंस में भी सम के बराबर, ठीक है। कई बार ये राइमिंग अपनी ना गलत हो जाती है, हम कहते हैं सम में सम के बराबर तो ऑटोमेटिकली दिमाग जोड़ लेता है कि डिफरेंस में डिफरेंस के बराबर, नहीं, सम में सम के बराबर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि डिफरेंस में भी सम के बराबर, ठीक है। और अगर किन्हीं क्वांटिटी के प्रोडक्ट या डिवीजन की बात है, प्रोडक्ट या डिवीजन की बात है, तो आपको वहाँ पे डेल्टा जेड की इंफॉर्मेशन ज़्यादा इजीली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और याद नहीं रहती, तो इसलिए डेल्टा जेड ओवर जेड, फ्रैक्शनल एरर ज़्यादा इजी है याद रखना। और वो क्या है, अब वो सेम वही बात कि जो फ्रैक्शनल एरर आएगा नेट क्वांटिटी के अंदर, वो इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स का सम होगा, इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स का सम टोटल होगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ये मेन चीज है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं, लाइक कहता है कि गिवन I इज इक्वल टू 5 एम्पियर प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओम प्लस माइनस 0.2 ओम, एंड वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज। वोल्टेज आपको निकालने के लिए कहा क्या है। अब आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे कौन हेल्प करेगा, हमारी ओम अंकल, है ना। तो ओम अंकल का ध्यान लगाएंगे, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहते हैं ओम अंकल, ओम अंकल ने कहा था, बड़े अच्छे थे ओम अंकल, जाते जाते क्या कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये कहा था 10th में पढ़ा अपन ने, बहुत इजीली याद है हमें। आपको पता है I और R का प्रोडक्ट करते हैं तो V आता है। अब आपको क्या दे रखा है, ये I और ये डेल्टा I, ये R और ये डेल्टा R, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको V निकालना है पहले, है ना, तो आप क्या कह सकते हो, देखो आपको ऑब्जर्व्ड I कितना दिख रहा है, 5 एम्पियर, ऑब्जर्व्ड R कितना दिख रहा है, 4 ओम। दिस इम्प्लाइज जो ऑब्जर्व्ड V है वो कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर इंटू 4 ओम, 5 4 जा 20, तो ये आ गया 20 वोल्ट। तो आधा आंसर तो यहाँ पे आ गया, आपके पास 20 वोल्ट आंसर आ गया। बस आपको क्या चाहिए, ये प्लस माइनस वाली क्वांटिटी चाहिए कि प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस कितना, है ना। और हमने क्या सीखा है, जब किन्हीं दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो तो उसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, वो डालने की बजाय आप क्या डाल सकते हो, फ्रैक्शनल एरर, है ना। मीन्स एक बारी मैं देखो माइंड में जो स्ट्रेटजी चलेगी ना वो ये चलेगी कि दैट यू कैन फाइंड डेल्टा V अपॉन V, और वो कैसे फाइंड कर सकते हो, जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनके एरर्स को प्लस करके डेल्टा I अपॉन I पता चल जाए और डेल्टा R अपॉन R पता चल जाए, तो उनका सम कर दोगे तो आपके पास डेल्टा V अपॉन V आ जाएगा। तो आप देखो क्या आपको डेल्टा I अपॉन I पता चल सकता है, बिल्कुल पता चल सकता है। तो ऐसा करते हैं कि कलर चेंज कर लेते हैं, अपन रंग बदल देते हैं अपना, नहीं मार्कर का। हेयर हम पहले कैलकुलेट करते हैं डेल्टा I अपॉन I, ये क्या आएगा, देखो डेल्टा I कितना है, ये है 0.1 अपॉन 5, एम्पियर से एम्पियर चला जाएगा, ठीक है। जो आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कैसे कैंसिल आउट होगा,
जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 0 बनेगी। जब 5 को डिवाइड करोगे तो 5 2 ज़ा 10 0.2 और ये बनेगा 0.02, है ना। डिवीजन आपको आता है। एंड अगर आप निकालोगे डेल्टा आर अपॉन आर तो ये क्या आने वाला है 0.2/4, है ना। ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 4 5 ज़ा 20, बट उसके लिए पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़नी पड़ेगी तो 0.05। आपके पास इसका फ्रैक्शनल एरर आ गया, आपके पास इसका फ्रैक्शनल एरर आ गया। नाउ वी नो दैट, एक बार फिर से कलर चेंज करें। नाउ वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं कि डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, ऐसा होता है। इसका मतलब जो ये डेल्टा वी अपॉन वी है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.02 प्लस 0.05। कहने का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल्स टू 0.07, ऐसा आ गया। बट एक फ्रैक्शनल एरर है, देखो अब इस फ्रैक्शनल एरर को हम इस तरह से साथ में जगह नहीं दे सकते, जैसे इसमें इसको जगह दे रखी है ना 0.1 एम्पियर, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर नहीं है ये सिंपल एरर होते हैं। तो मतलब अब इस एरर को निकालने का क्या फ़ायदा, जब आप लास्ट में वी का आंसर इस फॉर्म में ना लिख पाओ, तो उसका क्या इलाज है कि आप इसको ना फ्रैक्शनल को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हो, बस आपको करना क्या है 100 मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 0.07 इंटू 100%, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 7%, है ना। तो आपके पास परसेंटेज एरर आ गया। तो एक तो आपके पास क्या आया, दो चीजें आई बड़ी इंपॉर्टेंट। एक देखो, एक तो ऑब्जर्व्ड वी आ गया और एक क्या आ गया, ये डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100। रंग बदल गया इस इक्वेशन का, अब यही मार्कर हाथ में, तो ठीक है। आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब इनके बिहाफ पे आप क्या कह सकते हो, हेंस जो V है उसको आप लिख सकते हो कि 20 वोल्ट प्लस माइनस 7%, ये आप लिख करके आ सकते हो। तो दिस इज द फाइनल एंड करेक्ट आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया कि ये 20 वोल्ट आंसर तो आया है, बट इसमें गलती कितनी है, लगभग 7% की गलती है। मामला ऊपर या नीचे हो सकता है, 7% ऑफ 20 या 7% ऑफ 20, मतलब प्लस में या माइनस में, ठीक है। तो ऐसे करना आपने को, बिल्कुल सिंपली क्या करना है, पहले आपको देखो कि फॉर्मूला क्या है, आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकाल लो पहले इजीली। मतलब जो अपने 10th तक काम किया ना, वो उसका मतलब है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो आपने वो यहाँ से खेलना है, यहाँ से खेल के इतना काम हो गया। अब 11th वाला काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये तो 10th वाला काम था। फिर आपने किया क्या, इसका फ्रैक्शनल एरर, इसका फ्रैक्शनल एरर, फिर फ्रैक्शनल एरर तो सम होता है, और एक्चुअली में ये अच्छा फॉर्मूला है। तो इसको आप जो भी काम की चीज़ें हो ना उसको आप बॉक्स में जरूर कर देना, ताकि जरूरी चीज़ें ना, जरूरी चीज़ें कहाँ रखते हैं, पैक करके रखते हैं डिब्बे में, सेफ में, है ना। तो सेफ करके रख दिया। फिर हमने एरर निकाला, उसको क्योंकि साथ में बिठाना था तो हमने क्या किया, परसेंटेज की शक्ल दे दी, ठीक है। तो परसेंटेज की शक्ल दे दी तो लिख दिया, काम खत्म। और अब उसी के जैसा एक और सिंपल सा अपन ने एक न्यूमेरिकल ले लिया। इसके अंदर क्या करना है, जस्ट अपन ने आर को गायब कर दिया, है ना। इसके अंदर आपको वी और आई दे रखा है और आर निकालना है। किस लिए क्या होगा, सिंपली आपको पता भी लग सकता है कि अब आपको आर निकालना है, तो आर कैसे आएगा, वी अपॉन आई करके आएगा। तो मल्टीप्लाई वाला अगर अपने को पता चल गया तो एक डिवीजन वाला समझने के लिए, जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने बिल्कुल सिंपल, जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल एग्जाम्पल लिया है। तो देखो अब आपको निकालना कैसे पड़ेगा, आपको आर निकालना है। पहली बात तो आपका टारगेट क्या है, यू हैव टू फाइंड द आर, ये आपका टारगेट है। और आपको ध्यान किसका लगाना पड़ेगा, ओम का, है ना, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, बड़ा प्यारा सा लॉ है, सिंपल सा लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर, या V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ऐसा कह दिया अपन ने। अब इसको तो आपको R निकालना है, तो इट मीन्स जो R आएगा वो कैसे आ जाएगा, V अपॉन आई करके, और V की ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, है ना, और I की ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर। दिस एम्प्लाइज कि आपका जो R आया वो कितना आ गया, 5 टू 10 माने कि 2 ओम। ये आपका आर का आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब आगे क्या करेंगे, अपने आगे करेंगे फ्रैक्शनल एरर की कैलकुलेशन, है ना।
तो नाउ किस किस में फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, डेल्टा v अपॉन v ये निकालेंगे। तो डेल्टा v अपॉन v जब निकालोगे तो ये आएगा 0.2 अपॉन में 10। तो ये क्या बना, ये देखो ये तो जस्ट एक डेसिमल बढ़ जाएगा ना, 0.02 ये बना। एंड और क्या करोगे आप, डेल्टा i ओवर i, तो ये बना 0.1 अपॉन 5। तो ये क्या बनेगा, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 5 टू 10 माने 0.02, इसका भी यही आंसर आया। इट मीन्स फिर अपन क्या लिखेंगे, वी नो दैट, है ना। तो अब अपने ऐसा करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और लिखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, ये तो अपने को टारगेट मिल ही गया। वी नो दैट, हमें पता है कि जो डेल्टा क्या निकालना, आपको आर निकालना है ना, और डेल्टा आर का डिवीजन, मतलब जो आंसर है वो इन दोनों का डिवीजन है। चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवीजन हो, हमें लेना देना नहीं है, हमें तो बस इतना याद रखना है कि इसका जो फ्रैक्शनल एरर है वो इन दोनों के फ्रैक्शनल एरर के कॉम्बिनेशन से आएगा। बस इतना ध्यान में रखना है और काम हो जाएगा। गलती होगी भाई, आई के नीचे आई लिखो, बस वैल्यू लिखनी है आपने, इसकी वैल्यू लिखनी है 0.02, इसकी लिखनी है 0.02, तो आपके पास आंसर आ गया 0.04। और फिर आप क्या करते हो, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हो, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, ये बन जाएगा 4%। तो आपके पास एक और वैल्यू आ गई, तो आप लिखोगे हेंस द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो इतना है कि भाई 2 ओम, ये तो इसकी वैल्यू है, और प्लस माइनस 4% की गलती है, हमें इसके लिए क्षमा करें, है ना, कि वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, कि हमारे पास वैल्यू तो ये आ गई है, बट इस वैल्यू पे हमें पूरा भरोसा नहीं है, इसमें कुछ गलती हो सकती है, और वो कितनी % गलती हो सकती है, 4% गलती का चांस है, 4% प्लस में या 4% माइनस में, है ना, ये रेंज दे दी अपन ने। तो बेसिकली आपने करना क्या है, आपने जस्ट ये याद रखना है कि सम और डिफरेंस के अंदर ये सारी जो एरर हैं वो सब जुड़ जाएगा, और प्रोडक्ट और डिफरेंस में फ्रैक्शनल एरर जुड़ जाएगा। बस इतना ही याद रखना आपको, ठीक है। इतना याद रखा तो हमारा ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वाला काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। किसका, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन का। अब अपने आगे बढ़ते हैं इसके 5th पार्ट पे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को ख़त्म करने लगे हैं अपने। हमने सम देख लिया, डिफरेंस देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया, डिवीजन देख लिया। अब अगर कोई क्वांटिटी ऐसी हो जो किन्हीं क्वांटिटीज़ का, देखो सम हो वो कर लिया, डिफरेंस कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया और डिवीजन भी कर लिया। अगर कोई क्वांटिटी किन्हीं 2 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट तो है, बट उनकी कुछ पावर का प्रोडक्ट है, माने कि a⁴n b⁴m, और मान लो डिवीजन में भी बनी हुई है अपॉन c⁴nm, p ले लिया सपोज, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, मतलब कि किन्हीं क्वांटिटी के प्रोडक्ट और डिवीजन से मिलके बनी है। ऑल्सो हमें पता ना डिवीजन और प्रोडक्ट का कोई वैसे खास तो फर्क पड़ेगा नहीं अब, क्योंकि सब में क्या मिलेगा आपको, फ्रैक्शनल एरर मिलेगा, और वो फ्रैक्शनल एरर इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर आपको ये कह दिया जाए कि ये जो क्वांटिटी है इनका सम और प्रोडक्ट और डिवीजन तो है, बट इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट और डिवीजन नहीं है, इनकी कुछ पावर्स का, जैसे a⁴n, b⁴m एंड c⁴p, इनके कॉम्बिनेशन से कोई क्वांटिटी z बनी है, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। उसी तरीके से अगर आप इसमें पुट कर दोगे z को z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b और c को c प्लस माइनस डेल्टा c, तो आपके पास सिमिलरली वैसा ही रिजल्ट आने वाला है जिसको हम बात कर रहे हैं। इसको इलेबोरेट करने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम कर ही नहीं रहे। जैसे बाकी 4 रिजल्ट मैंने आपको इलेबोरेट करके ही बताए, और ये भी कहा कि आपको अगर प्रॉब्लम है, आप नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम मीन्स कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो आप छोड़ सकते हो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और इसके अंदर हम डायरेक्टली ही डिस्कस कर रहे हैं, जो डेल्टा z ओवर z आएगा, ठीक है, डायरेक्टली इसकी बात करते हैं। जो डेल्टा z अपॉन z आएगा, जो फ्रैक्शनल एरर आएगा, पता है वो कितना आएगा, वो आएगा जो इनकी पावर है ना, इनकी पावर मल्टीप्लाइड बाय इनके अंदर का फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, इनके अंदर का फ्रैक्शनल एरर, लाइक m टाइम्स डेल्टा b अपॉन b, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा p टाइम्स डेल्टा c
अपॉन सी। अगर कुछ और क्वांटिटी होती तो उसकी पावर टाइम्स उसका फ्रैक्शनल एरर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन केसेस में, जो फिफ्थ टाइप के हमने केसेस लिए हैं, इन केसेस के अंदर जो फ्रैक्शनल एरर होगा इन द होल क्वांटिटी, दिस फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू द फ्रैक्शनल एरर ऑफ ईच क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन पावर। ठीक है, ये करना आपको समझ में आया। तो अब इसका कोई एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमें बात और क्लियर हो जाएगी। बेस्ड एक ये बिल्कुल सिंपल सा या नकली सा एक क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर फ्रैक्शनल एरर निकाल के दिखाना है। आपको एक z क्वांटिटी दे रखी है, ऐसे कुछ दिखने वाली सी क्वांटिटी है कि ये क्या है, a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय c रेज़ टू पावर कुछ नहीं मतलब 1 इंटू d रेज़ टू पावर 3/2। तो आपको क्या पता है, आपको बस इतना याद रखना है कि बस अपनी मस्ती में रहो और करते चलो क्या, कि जो पावर है उसको आगे बुला लो इनटू इसका फ्रैक्शनल एरर डेल्टा a ओवर a, फिर क्या करो प्लस, ये आ गया, इसको बना के रख लो। फिर जो इसकी पावर है इसको आगे बुला लो इनटू इसका फ्रैक्शनल एरर मतलब डेल्टा b ओवर b, ये आ गया। फिर प्लस कर दो, जो पावर है जैसे c है, इसकी पावर कितनी है 1, तो आप 1 को आगे बुलाओ नहीं बुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सीधा ही डेल्टा c अपॉन c बन जाएगा। ठीक है, और इस केस में क्या बनेगा, इस केस में बनेगा 3/2 आगे आ जाएगा, इनटू में आप क्या करोगे डेल्टा d ओवर d, इस क्वांटिटी को d से सिंबलाइज किया तो d लिख दिया, किसी और से सिंबलाइज करते तो कुछ और लिख देते, तो हमारे पास ये आंसर आ गया भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर इस पर न्यूमेरिकल आ जाएगा तो कैसे करोगे, तो भी ऐसे करोगे। देखो अपनों ने भी डिस्कस करा कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो फ्रैक्शनल एरर आपको इंडिविजुअल एरर और क्वांटिटी दे रखी होगी, आप उससे ये पहले निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, और फिर उससे आप क्या निकालोगे, फ्रैक्शनल एरर का सम निकाल लोगे। बट फ्रैक्शनल एरर को उस वैल्यू में कैसे रखेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर लोगे, और जो ये आपने वैल्यू कैलकुलेट करी होगी वैल्यू डाल करके, है ना, ये सब वैल्यू डाल करके ये कैलकुलेट करी होगी, उसमें आप प्लस माइनस जितना परसेंट आएगा वो आप ऐड कर लोगे। तो बिल्कुल कुछ भी टिपिकल नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। और हमारे पास अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स वाला काम खत्म हो गया। हमने किया सम के लिए, डिफरेंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, डिवीजन के लिए, और ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन जिसके अंदर रेज टू सम पावर्स आ रही हैं उनके लिए। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। एरर्स वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमें करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ, फिर हमारी ये यूनिट ख़त्म। ठीक है, दी एंड हो जाएगा इसका। तो पहले से कुछ तैयारी करके रखिए, क्योंकि ये भी अगेन थोड़ा सा थ्योरेटिकल काम है, डिस्कशन करने वाला ज़्यादा है, तो लिखने वाला काम पहले है ताकि सिर्फ समझाने वाला काम रह जाए। ठीक है, तो हमें समझना है, पहली बारी हमारे सामने वर्ड आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस आपने सुना होगा, है ना, कि किसका इंपॉर्टेंस हो तो वहाँ पे अपने सिग्निफिकेंस वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। सिग्निफिकेंस इज काइंड ऑफ सिनोनिम फॉर द इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंट इज द सिनोनिम फॉर इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट फिगर्स कौन से होते हैं, या सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कह सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये जो ब्लू कलर में लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ क्या लिखा है। इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये जो स्टार्टिंग की लाइन है कि कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो कुछ आंसर आता है ना मैथ्स के अंदर, मैथमेटिकल डाटा आता है, तो उनमें से किन डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली, जो हमें अच्छे से पता है, और एक नेक्स्ट डाउटफुल डिजिट, उनको मिला करके क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब अपने आगे चलते हैं, इसके रूल्स, मेनली ये रूल्स हमें याद रखने हैं और हमें पता करना है इन्हीं रूल्स से कि कौन सी मतलब कौन कौन से डिजिट हैं सिग्निफिकेंट है और कौन कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है, या कह दो इनसिग्निफिकेंट है। क्लियर। तो लास्ट में हमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इनमें हम बता देंगे कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इन सब के अंदर। बट उसके लिए पहले हमें ये 5 रूल सीखने हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है 5 रूल, सही में बिल्कुल टेंशन लेनी। पहला रूल देखो क्या कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो डिजिट जीरो नहीं है वो तो सिग्निफिकेंट ही सिग्निफिकेंट है, वो पक्की बात है। ठीक है, तो ये रूल आपको दिमाग में बिठा लेना है और बैठ भी गया होगा कि जो डिजिट नॉन जीरो है, लाइक कि 4323, इसके अंदर कितनी नॉन जीरो हैं, चारों ही नॉन जीरो हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हैं, 4।
कोई डाउट, कोई शंका नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। अब देखो बाकी सारा काम आप ये देख सकते हो कि जो रूल्स है ना, तो रूल्स के अंदर भी दो पार्ट बन गए। ये नॉन जीरो वाला एक रूल हो गया। अब बात किसकी बची? जीरो वाले की। जैसे हमने ना क्या कह दिया कि नॉन जीरो जो है, सारे के सारे नॉन जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। तो रूल्स के अंदर रूल बचेंगे इसके लिए, फिर अब रूल्स लगेंगे जीरो पे कि किस तरह की जीरो को सिग्निफिकेंट कहा जाए और किस तरह की जीरो को इनसिग्निफिकेंट कहा जाए, क्योंकि नॉन जीरो तो हर तरह का ही सिग्निफिकेंट ही कहलाने वाला है ना। तो रूल्स किसके लिए बचे? रूल्स बचे सिर्फ नॉन जीरो वालों के लिए, ठीक है। अब देखो फिर क्या कह रहा है कि ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। कौन से जीरो? जो कि बिटवीन टू नॉन जीरो आ रहे हो वो सिग्निफिकेंट हैं, मतलब कि आपको टिक मिल गया, सिग्निफिकेंट है। माने कि जैसे ये लिखा हुआ है 4003, तो इसके अंदर ये दोनों जीरो हैं बट ये दोनों नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, है ना, कंप्लीट नंबर है, उनके बीच में आ रहे हैं। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका 1 2 3 4। तो काउंटिंग कहाँ तक गई? 4 तक गई। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? 4 है। पर अगर कोई जीरो, अब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये नॉन जीरो के बीच में ना होकर के पीछे होती, लाइक 4030 होती, तो 4300 होती, तो क्या होता? तो उसी के लिए सेकंड रूल है, वैसे थर्ड है बट जीरो के लिए सेकंड रूल है। ये अपने को समझ में आ गया, इसको टिक कर देते कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो डिजिट के राइट में है तो वो इनसिग्निफिकेंट है, माने कि सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये अगर नंबर है 79830, तो ये वाले जीरो, देखो आपको डाउट किसके बारे में होगा? आपको ये पता है कि सिग्निफिकेंट 1 2 3 4। अब जीरो पे आपको सोचना है कि क्या ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है? नहीं आ रही। राइट में आ रही है, हाँ, तो इट मीन्स ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आपकी काउंटिंग ये रुक जाएगी 1 2 3 4 5 4। तो वापस डिजिट्स कितनी है यहाँ पे? सिग्निफिकेंट 4 है, उसको अपने को सिग्निफिकेंट नहीं मानना। फिर आगे चलते हैं। ऑल जीरोस, ये अपने सीख लिया, डबल टिक कर लेते हैं। डबल टिक मीन्स है ना, सीख भी लिया और आपको समझ भी आ गया, सेंड भी हो गया, डिलीवर भी हो गया, है ना। और नेक्स्ट है ऑल जीरोस टू द राइट इन डेसिमल। अब ये दो रूल्स जो हैं आप इसको ना डिवाइड करके देख सकते हो। इन दोनों की आप एक जोड़ी बना सकते हो और इन दोनों की आप एक जोड़ी बना सकते हो। क्लियर? पहले हमने 1 और इसकी जोड़ी बना दी थी, अब इसके अंदर इन दोनों का पेयर बना दिया, ठीक है। ये सिंपल नंबर के लिए है जिसमें डेसिमल वगैरह नहीं आ रहा हो। अब ये जो दोनों रूल्स है ना, ये डेसिमल वाले नंबर के लिए है। अगर कोई डेसिमल वाला नंबर हो तो आपको क्या याद रखना है कि ऑल द जीरोज टू, दो बारी 2 आ गया, टू द राइट इन डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के अगर राइट में है कोई, क्या लिखा? राइट इन डेसिमल, डेसिमल के राइट में है या राइट टू द डेसिमल, वो सिग्निफिकेंट हैं। माने कि ये देखो, ये लिखा हुआ है ना 1.4790। अब ये यहाँ पे इस तरह का रूल नहीं लगाना कि आप यहाँ इसको इनसिग्निफिकेंट नहीं कह सकते, आप इसको भी सिग्निफिकेंट मानोगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया बदल गई, ये डेसिमल वाली दुनिया है, वो पूरे नंबर वाली दुनिया है, ये फ्रैक्शनल नंबर वाली दुनिया है। तो यहाँ पे रूल अलग है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? ये 4 नहीं रहेंगे, दिस विल इंक्रीज अप टू 5, ठीक है। इसीलिए फिजिक्स के अंदर इनका फर्क पड़ता है कि आप 2.0 लिखते हो या 2.00 लिखते हो या 2.000 लिखते हो, ठीक है। ओके, अब इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट लास्ट रूल की बात करते हैं। तो ये रूल क्या कहता है कि इफ़ अ नंबर इज लेस देन 1, ठीक है। पहली बात तो ये कि लेस देन 1 के लिए है ये, मतलब कि 0 पॉइंट से स्टार्ट होगी बात। तो अगर कोई नंबर लेस देन 1 है तो ऑल द जीरोज टू द लेफ्ट एंड राइट टू डेसिमल, मेन वर्ड ये रहा कि डेसिमल के राइट और डेसिमल के लेफ्ट पे जितने भी जीरोज हैं वो सारी की सारी इनसिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगी। लाइक ये देखो, ये रहा डेसिमल, आपको ढूंढना क्या है? डेसिमल ढूंढना है। तो इसके लेफ्ट में, माने इधर और राइट में जितनी भी जीरोज हैं वो सारी इनसिग्निफिकेंट है, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं नहीं नहीं। यहाँ से शुरू होगी 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसके अंदर सिर्फ कितनी मिली हमने को? 3 मिली। इनको सिग्निफिकेंट फिगर में अपने काउंट नहीं करने वाले, क्योंकि आप डेसिमल पे सेंटर हो जाओ। अगर 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो 0 पॉइंट में इधर वाला जीरो तो जाएगा ही जाएगा, इधर वाले जीरो भी चले जाएंगे, है ना। बट अगर इसके आगे कोई जीरो होता वो नहीं जाता। तो एक बारी फटाफट से फटाक से रिवाइज करते हैं। तो देखो 5 रूल्स हैं।
आप इसको याद कैसे रख सकते हो कि 5 रूल है, 5 रूल के अंदर ये 1 और ये 4 इस तरह से है ना। ये क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, तो ये काम खत्म। अब ये 4 बचे, इसके अंदर 4 में इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी। ये क्या कह रहा है कि जो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ है ना, जितने भी फंसे हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या कहता है, जो नॉन जीरो के बाद में आ रहे हैं, पहले लगाने का तो सेंस बनता नहीं, बाद में जो आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, इनसिग्निफिकेंट। ये दोनों हो गए, माने कि 3 रूल हो गए। अब ये 2 बचे, इसमें से ये क्या कहता है, ये लेस देन 1 के लिए है, ये ग्रेटर देन 1 के लिए आप मान लो, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा है आपको कि जो लास्ट वाले जीरो है, जो लास्ट वाले जीरो है उसको भी आपको कंसीडर में लेना है, क्योंकि वो आप छोड़ दोगे नहीं तो, क्योंकि अपना ये सीखा हुआ है कि जो राइट साइड में है उसको छोड़ना है, बट डेसिमल के अंदर उसको पकड़ के रखना है। तो एक्चुअली में ये क्या है, दिस इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन टू द सेकेंड, या एक्चुअली कहें तो थर्ड। और लास्ट ये किसके लिए है, ये है हमारा 0 पॉइंट वालों के लिए, मतलब 1 से छोटे डेसिमल वाले नंबर के लिए। तो उसमें क्या कहा है कि आप डेसिमल पे सेंटर्ड हो जाओ और डेसिमल से लेफ्ट और राइट में जितने भी जीरोज हैं उन सारों को आप सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे, ठीक है। तो अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपको एक 6 नंबर दे रखे हैं। इन नंबर्स को आपको पहचानना और बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। स्टार्ट करते हैं, देखो पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर ये सबसे लास्ट वाला रूल लगेगा इसमें ना, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, तो आप इस 0 पे सेंटर हो जाओगे। तो इसके लेफ्ट और राइट में जितने भी जीरो हैं उसको आप छोड़ दो, तो बचा क्या, 1 और 2। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2। तो आंसर इज 2। इसकी बात करें तो ये डिजिट जो है ये डेसिमल में है, डेसिमल में है, बट ये 0 से छोटी नहीं है। तो इसमें कौन सा रूल लगने वाला है, ये 4th वाला, कि ऑल जीरोस टू द राइट इन डेसिमल। डेसिमल की राइट साइड में जितने भी जीरो हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। तो ये 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आए, ये भी 0 पॉइंट समथिंग है, तो आप क्या करो, इस 0 पे सेंटर हो जाओ, इधर वाली और इधर वाली छोड़ दो। बाकी क्या बचा, 6 एंड 0, तो ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट है। अब इसकी बात करें 3.08, 3.08, तो इसके अंदर 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है क्योंकि ये डेसिमल है। अगर ये डेसिमल नहीं होता तो ये 4 होती, क्योंकि ये डेसिमल है तो इस 0 को अपने सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट करने वाले हैं। इसकी बात करें तो वापस वैसा ही आ गया, 0 पे सेंटर हो जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो बची क्या, सिर्फ ये 4 वाली बची। यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो ये था हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने का कुछ एक रूल्स का कलेक्शन, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख सकते हो, उसको फिर आपको नोट डाउन करने में इजीनेस हो जाएगी, ठीक है। तो एक बारी बोर्ड का फ्रेम छोड़ देते हैं। So now moving ahead on a new topic which is rounding off। क्या लिखा है यहाँ पे, राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है, लाइक आपने बहुत बारी ये वर्ड सुना होगा, राउंड फिगर के अंदर अपने जब भी हिसाब वगैरह मिलाते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो वही राउंड ऑफ करना है यहाँ पे। या फिर अपने कह सकते हैं कि अगर अपने को लैंग्वेज कहनी हो तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इनसिग्निफिकेंट फिगर्स, रिमूवल ऑफ इनसिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपको इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हटानी है और ठीक है सिग्निफिकेंट फिगर्स हटानी है, तो आप क्या करते हो, राउंड ऑफ कर लेते हो, ठीक है। अब राउंड ऑफ करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, ऐसे ही आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते। कितने रूल हैं, 4 रूल्स हैं, ठीक है। अब 4 रूल्स में से ये 2 रूल का ऐसे सेट लिखा हुआ है, ये बात इसके साथ कॉमन है। फिर उसके बाद हमारे पास ये 2 रूल्स और हैं, ठीक है। या फिर आप इसको कहो कि ये फर्स्ट रूल हो गया, ये हमारा सेकंड रूल हो गया और ये हमारा थर्ड रूल हो गया, इस तरह से भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्या कहते हैं रूल्स, बस हमें पढ़ने हैं, समझने हैं और हमारा काम खत्म, ठीक है। हमें राउंड ऑफ करना आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखो क्या कह रहा है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज, ड्रॉप मतलब कि जिसको अपने को राउंड ऑफ करके ख़त्म कर देना है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे भी, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी। अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 से छोटी है तो क्या होगा, और 5 से बड़ी है तो क्या होगा। अगर 5 से छोटी है तो द लेफ्ट डिजिट, यानी कि उससे पहले वाली डिजिट या प्रीवियस डिजिट या प्रीसीडिंग डिजिट, कुछ भी कह सकते हैं, उससे पहले वाले डिजिट जो है वो सेम रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर वो वैल्यू 5 से बड़ी है तो लेफ्ट वाला डिजिट जो है वो 1 बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो आंसर है वो है 1.54, यहाँ पे आपको इसको हटाना, सिर्फ आपको 2 डिजिट ही चाहिए। तो आप अगर इस 4 को हटाओगे, इसको रिमूव करोगे, तो ये 4 क्या है, 5 से कम है।
तो ये इसको कुछ नहीं करेगा, ये इसको एज इट इज़ रखेगा। बट अगर आपको अगर 6 हटाना है तो 6 तो 5 से बड़ा है, तो ये क्या करेगा, अपने से पहले वाले को एक बड़ा करके छोड़ देगा। तो 1.7 की जगह क्या कर देगा, इसको 1.8 में कन्वर्ट कर देगा। एज सिंपल एज दैट। अब ये जो दो रूल बच गए ये बेसिकली 5 के लिए हैं। तो क्या कहता पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, ड्रॉप करने वाली जो डिजिट है वो 5 ही है, और 5 फॉलोड बाय जीरोस, या फिर उसके आगे जीरो हैं, या तो वो अकेली 5 है उसके आगे कुछ भी नहीं है, या फिर 5 के बाद क्या है, जीरोज हैं। तो आपके पास दो कंडीशन लगेंगी, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। कि पहली कंडीशन ये है कि लेफ्ट इज रेज्ड बाय 1, जो पहले डिजिट है उसको आप 1 से बढ़ा दोगे अगर वो ओड है तो, ठीक है। और अगर वो ओड नहीं है, इवन है, तो आप उसको एज इट इज रखोगे, ठीक है। अभी दो केसेस हो गए, इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत ईजी है याद रखना। पहले आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखो। लाइक आपको इस 5 को रिमूव करना है ना, आपको आंसर यहीं तक चाहिए, 2 डिजिट में आंसर चाहिए। तो ये कौन सा केस हो गया, ये 5 वाला केस हो गया, ये 5 के आगे 0 है, ऐसा हो तो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या हो गया, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई 5 और 5 के आगे 0 ये वाला केस है, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे दो केस लगते हैं ना, ऑड के लिए अलग और इवन के अलग, पार्शियलिटी है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ये क्या देखा 7 क्या है, 7 है हमारे पास ओड, तो इसको आप क्या करोगे, रेस कर दोगे बाय 1 और ये बन गया 3.8। इसके अंदर देखो तो सेम ऐसा ही है, बट अब इससे पहले वाला जो ये डिजिट है ये है 6 और ये इवन है, तो आपको इसको कुछ भी नहीं करना, 4.6 रखना है। इसको दिमाग में कैसे बिठाओगे, आपको ये बिठाना है कि इस केस में आपका जो नेट रिजल्ट बनेगा ना वो इवन ही बनना चाहिए। इससे आपके दिमाग में इजीली बैठ जाएगा, क्योंकि इवन आपको रिजल्ट चाहिए, तो ओड है तो उसमें आप एक ऐड कर दो तो इवन बन जाएगा, और इवन ही है अब उसके अंदर आप एक ऐड कर दोगे तो ओड बन जाएगा, इसलिए आपको वो करना नहीं है। तो आपको क्या करना है, इवन वाले में छेड़छाड़ नहीं करनी, ओड वाले में एक जोड़ के उसको भी इवन बना देना है। तो यहाँ पे इसको इस रूल को आप कह सकते हो इवन इवन रूल, है ना, इवन इवन करना आपने को। थर्ड रूल क्या कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, ड्रॉप करने वाले जो डिजिट है वो 5 है और उसके आगे क्या आ रहा है, कोई नॉन जीरो डिजिट आ रहा है। हमने कौन सा केस किया, अगर सिर्फ 5 आ रहा है या 5 के आगे 0 आ रहा है। अब कहें कि 5 है बट 5 के आगे नॉन जीरो आ रहा है कुछ, तब बिल्कुल फिक्स है कि आपको उससे पहले वाले डिजिट को एक बढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे वो ओड है चाहे वो इवन है। जैसे 4.652 ऐसा है, 650 था तो आपने क्या किया, इसको ओड इवन वाला जो रूल था, मतलब कि इवन इवन वाला जो रूल था, ओड इवन से इवन इवन ऐसा याद रख लो, तो उसके लिए आपने इस 6 को इवन रहने दिया। बट यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो 5 के बाद नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो मतलब कि 0 से बड़ा आ गया, नॉन जीरो का मतलब यही होगा, क्योंकि डिजिट में नॉन जीरो क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से बड़े हैं सारे। तो अब आपको क्या करना है, बस इसको हटा के 6 को हटा के 7 कर देना है। अब नहीं लेना देना कि ओड रखना है इवन रखना है, यहाँ पे फिक्स है कि आपको यू हैव टू जस्ट इंक्रीज इट बाय 1। तो यही रूल्स हैं। अब इसको एक बार सम अप करते हैं, तो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि देखो 5 वाले पे आपके पास डिस्कशन है, 5 के अलावा वाले पे डिस्कशन ही नहीं है। 5 से कम है तो एज इट इज छोड़ दो, 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा दो। ये राउंड ऑफ करना हमें भी आता है, बहुत आसान है, किया होगा आपने पहले भी। अगर 5 है तो चर्चा की बात है, पहले आप इसको याद रख लो कि 5 के बाद अगर कोई 0 नहीं है, 5 के बाद अगर कोई भी डिजिट आ रही है, कोई भी डिजिट आ रही है नॉन जीरो डिजिट, तो आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को जब आप हटाओगे तो आपको 5 से पहले वाले डिजिट को बढ़ा देना है बाय 1। ओके, अब उसके बाद में कि अगर 5 आ रहा है या कोई 0 डिजिट आ रही है 5 के आगे, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा या 0 आ रहा है, लाइक ये वाला एग्जांपल ही बना लेते हैं ना, 0 आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, तब आपको खेलना है ओड इवन से इवन इवन। तो आप याद रखो बस कि आपको खेलना है ओड इवन से इवन इवन। अब ये ओड है तो आपको उसको इवन बनाना है, तो 1 कर दो ऐड। ये इवन है तो इसको इवन ही बनाए रखना है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, तो आप क्या करो 4.6 रहने दो, बिल्कुल सिंपल। तो ये रूल्स एक बारी पढ़े, एक बारी अगर आप लिख लोगे और एक दो बारी जो मैंने बोला उससे सुन लिए, तो आपके माइंड के अंदर छप के बस कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम टाइम के अंदर हो सकता है तब तक जाते ये दिमाग से निकल जाए, तो इसलिए हमारे पास नोट्स हैं। नोट्स के लिए आप क्या करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हट जाता हूँ, एक फ्रेम अच्छा आ जाएगा इसका, ठीक है, एक फ्रेम आ गया होगा इसका। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हो, है ना। तो हमें राउंड ऑफ करना आ गया, तो इसके कुछ एक रूल सिंपल थे, आई होप वो आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कुछ आगे।
जैसा कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे सीख चुके हैं, राउंड ऑफ करना भी सीख चुके हैं, तो अब हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कुछ थोड़ी सी और डेप्थ में जा सकते हैं। लाइक कि अगर अपने किन्हीं क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसके जो रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे हमने संभालना है, ठीक है, या हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो अपन ने कैसे संभालना है। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो क्या है, वन बाय वन देखते हैं। और ये भी वंस अगेन लिख रखा है, इजीली जाके समझ में आ जाए। तो देखो क्या लिखा है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी एज डेसिमल प्लेसेस as there are in the number with least places। आई थिंक आपको समझ में आया हो। इसमें क्या कहा है कि अगर आप दो क्वांटिटीज़ लेते हो, एक में कुछ डेसिमल प्लेसेस हैं, एक में कुछ डेसिमल प्लेसेस हैं। इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने 1 2 3 और इसमें कितने हैं 1 2, तो इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो इनका जब आप एडिशन करोगे या जब आप इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो जो नेट रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसके अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, इस पर एक रिस्ट्रिक्शन है। उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने कम से कम वाले में है। तो कम से कम वाला इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो कम से कम वाला कौन है, यही तो है 2, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करोगे, तो जब आप इनको लिटरली ऐड करोगे तो क्या ऐड होगा, ये आपको ऐड करने का तरीका पता ही है ना, क्या करते हैं अपने, तो ये बनेगा 5.826, इस तरह से ऐड होगा। बट अभी ये आंसर सही निकल आएगा। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसको 2 डेसिमल तक रखना है। अगर 2 डेसिमल तक रखना है तो आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इस 6 को हटाना पड़ेगा, इस 6 को हटाना पड़ेगा। तो ये जब 6 जाएगा, तो क्योंकि ये 5 से बड़ा है ना, हमने सीखा इसको करना राउंड ऑफ, तो जब ये जाएगा तो इस 2 को जाता जाता क्या कर जाएगा, 3 में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये बन गया 5.83 मीटर। बस ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। इतना कोई टिपिकल है नहीं। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर आपको क्या करना है, आपको बस करना इतना ही है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर भी सिर्फ इतना सा वर्ड चेंज है कि आपको वहाँ डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना था या सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है, एज देयर आर ए नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको क्या देखना है कि आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, 2, जैसे उसमें क्या देखा था कि कितने प्लेसेस हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। अब इसमें क्या देखना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे हैं 1 2 3, यहाँ पे हैं 1 2 3 4, 4 हैं। तो आपको कौन सा उठाना होता है, कम वाला। जैसे यहाँ पे कम वाला उठाया था, यहाँ पे भी कम वाला। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कम से कम 3 है। तो आपके आंसर में 3 ही आने चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई करा, तो जब आपने एक्चुअली में लिटरली इनको मल्टीप्लाई करा तो क्या आंसर आया, 51.5625। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इतने हो गए, ये 6 हो गए, जबकि होने कितने चाहिए, 3 होने चाहिए। इट मीन्स इन सबको जाना पड़ेगा, इन सबको जाना पड़ेगा। इट मीन्स आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और राउंड ऑफ करना हम सीख चुके हैं। 5 के बाद इसको हटाना है ना, तो 6 को हटाना है। 6 5 से बड़ा है, तो ये जाता जाता इस 5 को क्या कर जाएगा, 6 कर जाएगा, +1 दे जाएगा, है ना। तो ये बन गया 51.6 मीटर स्क्वायर था, तो मीटर स्क्वायर, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। इट मीन्स प्लस माइनस में आपको डेसिमल प्लेसेस को संभालना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को संभालना होता है, और लेकर किसको चलना होता है, कम वाले केस को। डेसिमल में भी कम से कम डेसिमल वाले को, और सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर भी कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले को लेके चलना है। इतना आपको याद रखना है सिर्फ, ठीक है। तो अब हमारा ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल। इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमने काफ़ी कुछ सीखा, इंट्रोडक्शन किया हमने हमारा फिजिकल वर्ल्ड से, फिजिक्स की डेफिनेशन से, साइंस की डेफिनेशन से, फिजिकल फोर्सेस की बातें करी, है ना। हमने यूनिट्स की बात की, हमने डायमेंशंस की बात की, डायमेंशनल एनालिसिस किया, और हमने एरर्स किए, एरर के कॉम्बिनेशन किए, 5 तरह के कॉम्बिनेशन किए। फिर हमने क्या किया, सिग्निफिकेंट फिगर्स किए, फिर हमने राउंडिंग ऑफ किया, फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट किया। मेन हमने इतना काम किया, और तब जा कर के हमारी ये जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, आज ये हमारी इस सेशन के अंदर ख़त्म होती है। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे एक ब्रांड न्यू यूनिट, जिसके अंदर कुछ और नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आएंगे। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस टाइम विद फिजिक्स। गुड बाय, टेक केयर।